और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद की पूर्ण सत्र की बैठक को फिलहाल संबोधित कर रहे हैं। को विश्व के 36 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक बनाने का काम किया है। हमारी स्ट्रेंथ अकेले पूर्वोत्तर में 7500 से ज्यादा अधिक फूलों की प्रजातियां हैं और कई प्रकार के अलभ्य, वन्य और पानीजन्य प्रजातियों का ये हमारा उत्कृष्ट स्थान है। ये सारी चीजों को संजोकर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास इस 10 साल में हुआ है। परंतु सबसे बड़ा काम हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित करने का काम ये 10 साल के अंदर हुआ है। मैं बाद में इसमें डिटेल बताऊंगा, परंतु 20 से ज्यादा समझौते कर 9000 से ज्यादा हाथ में हथियार लिए युवाओं को सरेंडर कर मेन स्ट्रीम में शामिल कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्तापित हुई, जो हर प्रकार के विकास की नींव बनी है। और अभी अभी प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट को एक और ताकत देने के लिए दिल्ली के कार्यक्रम में गए और अब ये अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट पूरी दुनिया, पूरा देश स्वीकार कर रही है। मैं आज सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहना चाहता हूं कि पूरा देश चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्ति समृद्ध बने, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य समृद्ध बने और उत्तर प्रदेश से कई गुना बड़ा हमारे भूभाग देश के विकास में योगदान करता रहे। एक प्रकार से इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की मूल संरचनाएं खड़ा करने का काम ये 10 साल में हुआ है। अब समय आ गया है कि नींव पर एक बुलंद, मजबूत और समावेशी विकास की आगे बढ़ने का काम हमें करना है। पूर्वोत्तर के विकास की गति बढ़ाकर पूर्वोत्तर को शेष भारत के बरोबर लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र में जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी देने की शुरुआत करी। जब अटल जी की सरकार बनी तब हमने डोनर मंत्रालय की स्थापना करी और मोदी जी ने पूरी मंत्रिपरिषद को नॉर्थ ईस्ट का रात्रि निवास वाले दौरे करने का आग्रह कर 700 से ज्यादा मंत्रियों ने अब तक रात्रि निवास, 700 दिन से ज्यादा रात्रि निवास यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आए हैं और हर बार कोई न कोई तोहफा नॉर्थ ईस्ट के लिए लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति को भी संरक्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा अगर पूर्वोत्तर की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में समाने का काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। हमने भी विभिन्न समझौते जो किए उसमें पूर्वोत्तर की अलग अलग बोलियों को ताकत देना, उसको संजोना और प्राथमिक शिक्षा कम से कम पूर्वोत्तर की भाषा में हो, इसके लिए हमने बड़ा आग्रह रखा है। और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखने में होगा। अब समय आ गया है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पूर्वोत्तर के विकास से एक बिग पुश देने का समय आ गया है और इसके लिए एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट,
ये तीनों मंत्र जो हमें दिए गए हैं, ये तीनों मंत्र को चरितार्थ करने का काम डोनर मंत्रालय बखूबी कर रहा है, एनईसी भी कर रही है। एनईसी ने अपने 50 वर्षों में आकांक्षाओं, जरूरियातों और चुनौतियों के संभावित समाधानों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर पूर्वोत्तर के विकास की भाग्य रेखा बनने का काम किया है। भारत सरकार और पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्यों की नीति के बीच में सामंजस्य हो, जिसके कारण विकास नीचे तक पहुंचता है, इसमें एनईसी की बड़ी भूमिका रही है। विकास की योजनाएं तैयार करना, विभिन्न जनजातीय समूहों को विकास के साथ जोड़ना और समग्र क्षेत्र को एक अलग दृष्टिकोण से ऊपर से देखकर समग्र क्षेत्र के विकास का आयोजन रेखांकित करने का काम पूर्वोत्तर में एनईसी ने किया है। मोदी जी ने एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। इसके आधार पर राज्य सरकारों ने और डोनर मंत्रालय ने निवेश का इकोसिस्टम बेहतर करने की अब जरूरत है। कनेक्टिविटी अब प्रॉब्लम नहीं रही और विश्व के साथ कनेक्टिविटी भी थोड़े समय के बाद प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। बांग्लादेश के एन्क्लेव्स एक्सचेंज के बाद पूर्वोत्तर को दुनिया के साथ जोड़ने का हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। पूर्वोत्तर में एक औद्योगिक इकोसिस्टम इससे दृढ़ होगी और पूरी दुनिया का बाजार यहां पर निवेश करने वालों के लिए खुलेगा और इसके लिए हर राज्य ने भी अपने प्रयास मजबूत करने पड़ेंगे। भारत सरकार भी सभी इन्वेस्टरों को पूर्वोत्तर की ओर आने के लिए प्रेरित करती है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण की इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर यूनिट नॉर्थ ईस्ट में स्थापना करने का निर्णय लिया। इनमें से एक इकाई टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड लगभग 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से आसाम में आने वाली है। वो अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसके साथ साथ 20,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 60,000 अप्रत्यक्ष रोजगार खड़े होंगे। इस फ्यूचर पोटेंशियल को ध्यान में रखकर भारत सरकार का शिक्षा विभाग नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटियों के साथ बैठकर इसी प्रकार के शिक्षा से लैस, ज्ञान से लैस युवा तैयार हो, इसके लिए भी कोर्स की निर्मित कर रहा है, जिससे जो जॉब जनरेट होंगे इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को मिले। ये जो इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिव के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सहायभूत होगी। और मैं इतना आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये एक नई शुरुआत है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए, बड़ी बड़ी इकाइयां आए। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, इसको गति भी देनी चाहिए। परंतु सिर्फ क्षेत्र के और राज्य के विकास से नॉर्थ ईस्ट हमेशा शांत बना नहीं रह सकता। इसके साथ साथ व्यक्ति, गांव और राज्य तीनों के बीच में विकास का सामंजस्य करना पड़ेगा और व्यक्ति के विकास का हमें आयोजन करना है, गांव के विकास का आयोजन करना है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इसके पहले की एनईसी की बैठक में मैंने कहा था, दूध,
सब्जी, अंडे, मछली और मांस, इसमें स्वावलंबन लाए बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है। यही चीजें हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, दूध, सब्जी, अंडे, मांस, यही चीजें हैं जो व्यक्ति के विकास का कारण बन सकती हैं। और जब तक हर व्यक्ति को हम संपन्न नहीं कर सकते, संपन्न नॉर्थ ईस्ट की कल्पना बेमानी है। हो सकता है राज्य का जीएसडीपी बढ़ा ले हम, मगर व्यक्ति का संतोष और व्यक्ति के विकास की कल्पना, ये सभी चीजों से हमने करनी पड़ेगी। और टूरिज्म, कनेक्टिविटी की बहुत उपलब्धता के कारण सॉफ्टवेयर निर्माण के भी यहाँ ढेर सारे मौके पड़े हैं। नेचुरल कोर्स में पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक खेती करता है। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से, राज्यपाल महोदयों से और मुख्य सचिव से आग्रह है कि भारत सरकार ने नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड बनाई है, जिसका उद्देश्य कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों को इसके साथ जोड़कर पैकेजिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तीनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मुनाफा नहीं करेगा, पर केजी जो मुनाफा आएगा उसको वो ही किसान को वापस देगा जिस किसान के खेत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनी है। तो अंततोगत्वा कोऑपरेटिव बेसिस पर चलने के कारण अमूल की पेटेंट पर उत्पादन करने वाले हर किसान के पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मुनाफा वापस भेजने की व्यवस्था एनओसीएल में है। मेरा आग्रह है कि सभी राज्य एनओसीएल के साथ समझौता करें, अपने अपने राज्य के किसानों को एनओसीएल के साथ जोड़ें और उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आने वाले दिनों में विश्व के बाजार में पहुंचाएं। भारत सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में पहले हर राज्य में 3 और आसाम जैसे राज्य में हर जिले में 1 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लैब प्रस्तापित करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से भूमि और कृषि उत्पाद दोनों का विश्वसनीय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा। भारत ब्रांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दिया गया है और वो ब्रांड के साथ ये विश्व के बाजार में जाएगी। 2 कोऑपरेटिव ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं, अमूल कोऑपरेटिव और भारत कोऑपरेटिव, जिसके माध्यम से हम विश्व भर में हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए जो कुछ करना बाकी है वो हमारी प्रायोरिटी का विषय है और मैं भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आईटी की कनेक्टिविटी यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और फिर यहां पर सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल यहां पड़ा है। नई उद्योग नीति बहुत लुक्रेटिव है, देश भर से उद्योग हम ला पाए इसी है, इसका हमने फायदा उठाना चाहिए। मिशन पाम ऑयल ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के विकास का एक बहुत बड़ा रास्ता बनने की संभावनाएं मिशन पाम ऑयल के अंदर पड़ी है। देश के अंदर तिलहन का उत्पादन कम है, हम अभी भी एडिबल ऑयल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है। ये मिशन पाम ऑयल ही हमें आत्मनिर्भर कर सकता है और इसके लिए गुजरात में कुछ जगह टिश्यू कल्चर के प्रयोग भी हो रहे हैं, जो पर्याप्त मात्रा में ज्यादा प्रोडक्ट देने वाले पाम के पौधों का निर्माण भी करेंगे और यहां पर देने का काम भी करेंगे और किसानों को क्रूड पाम ऑयल के मूल्य पर 2%
डिफरेंशियल देने का भी भारत सरकार ने आयोजन करा है। अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 नई तेल मिलों का विकास करने का प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि ये हमें फायदा कराएगा। सुरक्षा के क्षेत्र में हमने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहां पर अपनाया है। हर राज्य की एक विशिष्ट रणनीति बनाकर हम 10 साल में आगे बढ़े और इसका परिणाम है कि पुलिस, आर्मी, असम राइफल और केंद्रीय पुलिस बल, इस सब ने इकट्ठा मिलकर यहां पर एक बहुत अच्छी व्यवस्था करने में सफलता पाई है, जिसके चलते हिंसक घटनाओं में 31% कमी और नागरिकों की मृत्यु में 86% की कमी ये 10 साल में हमने सिद्ध की है। लगभग 10,574 विद्रोही सरेंडर हुए हैं और कई सारे समझौते किए। NLFD का समझौता 2019 में किया, ब्रू समझौता 2020 में किया, बोडो समझौता 2020 में किया, कार्बी समझौता 2021 में किया, आदिवासी समूहों के साथ समझौता 2022 में किया, DNLA समझौता 2023 में किया, UNLF शांति समझौता 23 में हुआ, उल्फा शांति समझौता 23 में हुआ, त्रिपुरा समझौता 24 में हुआ, NLFT और ATTF का समझौता 2024 में हुआ। इसके साथ साथ आसाम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा समझौता और आसाम अरुणाचल अंतर्राज्यीय सीमा समझौता भी हुआ। इसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति प्रस्थापित करने का हमें बहुत सफलता मिली है। मैं एक विशिष्ट बात पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमने भारत को नशा मुक्त करने का एक अभियान लिया है। मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की इसमें विशिष्ट जिम्मेदारी है, क्योंकि नारकोटिक्स का आने का एक प्रमुख रास्ता नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के होकर जाता है। काफी कुछ हुआ है, मैं इससे कोई ऐसा नहीं मानता कि काम नहीं हुआ है। विगत 6 सालों के अंदर काफी कुछ काम हुआ है, मगर हमारी गति पर्याप्त नहीं है। मेरा आग्रह है सभी मुख्यमंत्री और राज्यपालों से कि आप सभी लोग हमारी जो जिले की निगरानी समिति बनाई है, उसको कितनी बैठकें जिला लेवल पर होती हैं, उस पर पूरा बल दीजिए, उसको मॉनिटर करिए और नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत के लिए नारकोटिक्स के रास्ते का जो कलंक लगा है, वो कलंक को हमें मिटाना चाहिए। नशा आने वाली पीढ़ियों को खोखला करता है और हमने पूर्णतया से भारत को नशा मुक्त बनाने का काम करना है और ये मिशन, उसमें नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। तीनों नई संहिताएं जो आई हैं, आपराधिक न्याय प्रणाली में 3 नए कानून आए हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फरवरी माह में मैं दिल्ली में सभी मुख्यमंत्रियों की एक साथ मीटिंग बुलाने वाला हूं। मेरा आग्रह है कि उसके पहले NCRB और BPRND के साथ आपके पुलिस प्रमुख बैठकर आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीट तीनों संहिता के अमलीकरण के लिए तैयार करने का काम समाप्त कर ले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तीनों संहिता के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद कोई भी FIR रजिस्टर होगी, वो सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में इस नागरिक को न्याय मिल जाएगा। हम सालों तक आतंकवाद से जूझते रहे, हम सालों तक अहिंसा से जूझते रहे, तो सभी राज्यों की पुलिस का लक्ष्य यही रहा कि हिंसा से मुक्ति पाले। वो काम अब लगभग हो चुका है। अब समय आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी
नॉर्थ ईस्ट के हर नागरिक को संविधान ने दिए हुए अधिकार मिले, उसकी संपत्ति के रक्षण का अधिकार मिले, इसके सम्मान के संरक्षण का अधिकार मिले और उसके परिवार के संरक्षण का अधिकार मिले, जो ये 3 संहिताओं में है। अब समय आ गया है नॉर्थ ईस्ट के पूरी पुलिस का कल्चर बदलने का, इसकी दिशा बदलने का। यहां शांति हो चुकी है। अब हमारा ध्यान उग्रवादी जूथों के साथ मुठभेड़ की जगह नागरिकों को उनके अधिकार मिले, इसकी और पूरे सभी राज्यों के गृह मंत्रालय का ध्यान डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य की पुलिस के अप्रोच के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर और फोकस के अंदर, तीनों के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। परंतु इसकी पूर्व शर्त है कि ये तीनों संहिताओं का कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ अंदर हो जाए। मेरे सभी राज्यपालों से विशेष आग्रह है कि आप स्वयं इसका मॉनिटर करिए, क्योंकि नागरिकों को एफआईआर करने से न्याय मिलता है, ये भाव नॉर्थ ईस्ट में खड़ा करना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पुलिस का पूर्ण फोकस 4 दशक तक इंसर्जेंसी के साथ लड़ने में रहा है। अब इंसर्जेंसी नहीं है, तब नागरिक के अधिकारों को हमने प्रस्तापित करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस का फोकस, ये दोनों हमें बदलना पड़ेगा, तभी जाकर हम संविधान दत्त अधिकार जो पूरे देश के नागरिकों को मिले हैं वो नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को दे पाए। पीएमडीआई अब तक 6600 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। नागालैंड और कुछ योजनाएं एकदम पाइपलाइन में है। मुझे पूरा भरोसा है कि 6600 करोड़ से हम कुछ ही महीनों में 9000 करोड़ तक पहुंच जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सड़कें, विद्युत परियोजनाएं, शिक्षा परियोजनाएं, स्वास्थ्य परियोजनाएं, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म की परियोजनाएं, ये मिलाकर लगभग 111 से ज्यादा परियोजनाओं ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए ढेर सारा काम किया है। 14-15 से हमारे बजट में 153% की वृद्धि हुई है। लगभग 22 मिशन से पूरे पूर्वोत्तर को हम समृद्ध बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट भी हमने आगे मैंने बताया ऐसे परिपूर्ण करनी पड़ेगी। और कनेक्टिविटी के लिए मैं भारत सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हर प्रकार की सहायता पूर्वोत्तर राज्य को हम करेंगे और उसमें बजट की कोई कमी नहीं। सिर्फ रेल कनेक्टिविटी में 81,000 करोड़ रुपया की योजनाएं अब तक बन चुकी हैं। रोड कनेक्टिविटी में 41,000 की योजनाएं बन चुकी हैं। हवाई अड्डे के 64 रूट नए चालू हुए हैं और अब बाकी जो बचा है काम भी द्रुत गति से 3 साल में समाप्त करने का काम हमने लक्ष्य रखा है। मेरा आग्रह है कि नेसेक का सबसे ज्यादा उपयोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने करना चाहिए। नेसेक की स्थापना भी अटल जी के समय में हुई और टेक्नोलॉजी का उपयोग विषम भौगोलिक परिस्थिति में बसे हुए 8 छोटे छोटे राज्यों को, जब तक आपके डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का उपयोग लेकर आप नहीं जाते हैं, डेवलपमेंट का फोकस तय नहीं कर सकते। रास्ते नेचुरल कोर्स में कहां से बनाने से कम अवरोध है, वो हम टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो करते हैं तो रास्ते बनाने का बजट कम से कम 30% कम होता है। बाढ़ से हम ग्रस्त हैं, बाढ़ को डाइवर्ट कर बड़े तालाब बनाकर टूरिज्म, एग्रीकल्चर और बाढ़ से बचना तीनों लक्ष्यों को सिद्ध कर सकते हैं। आसाम ने प्रायोगिक स्तर पर 15 बड़े तालाब बनाए हैं। सभी राज्यों ने ये बाढ़ से निजात पाने के लिए
और पानी के स्टोरेज के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। असम के मॉडल को समझना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एनईसी भी असम के मॉडल को बाकी सारे राज्यों में जहां जहां प्लेन जगह उपलब्ध है वहां पर बड़े तालाब बनाकर टूरिज्म, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और बाढ़ से निजात, ये चारों लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग महत्वपूर्ण तरीके से हो सकता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से भ्रष्टाचार भी कम होता है और टेक्नोलॉजी से उपयोग से डीबीटी को भी हम आगे ले जा सकते हैं। आज नेसेक की भी मीटिंग है। बहुत सारी चीजें पहले तय हुए हैं। मैं यहाँ आने से पहले देख कर आया हूँ। बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हर राज्यों ने करा है। एक छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी ऑफिस से ही नेसेक के साथ किसी को जोड़ने का काम किया है। इससे इन कामों को गति मिली है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पूर्वोत्तर शांत होना पर्याप्त नहीं है। पूर्वोत्तर को समृद्ध करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पूर्वोत्तर शांत और समृद्ध होना भी पर्याप्त नहीं है। पूर्वोत्तर की हमारी विविधता की जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, कला की पहचान है, साहित्य की पहचान है और भाषाओं का अस्तित्व, इसको संजो कर रखना न केवल पूर्वोत्तर, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाषाएं, संस्कृति हमेशा से हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता कि मोदी जी के नेतृत्व में मैं, सिंधिया जी और सुकांत मजूमदार जी तीनों आपके एडवोकेट बनकर भारत सरकार में आपकी हर समस्या के लिए खड़े हैं। आप आगे आइए और ये शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत से सभर पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाए। और जब 2047 विकसित भारत का लक्ष्य तय होगा, तब मेरी तो मन की एक कल्पना है कि सबसे समृद्ध क्षेत्र अगर कोई हो सकता है तो हमारा पूर्वोत्तर हो सकता है। क्योंकि कुदरत ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया है। तो हम सब मिलकर मोदी जी के 2037 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़े, आगे बढ़े और पूर्वोत्तर को भी आगे बढ़ाए। यही अभ्यर्थना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। पूर्वोत्तर परिषद के 72वें अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे और इसमें उन्होंने जो मंत्र दिया वो ये कि एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, यानी पूर्वोत्तर का विकास केंद्र की प्राथमिकताओं में शुरू से ही शामिल रहा है। और केंद्र सरकार न केवल कनेक्टिविटी को लेकर काम कर रही है, बल्कि यहाँ रोजगार की बात करें, औद्योगिक विकास की बात करें, आईटी कनेक्टिविटी की बात करें, तमाम अन्य जीवन को आसान बनाने वाले विकास के आयाम की भी बात